चलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग ये सब सारे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के बारे में हम बढ़िया से समझ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बात कर लेंगे इसके आर्थिक कारण पर, इसके आर्थिक कारण पर, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। क्लास शुरू करते हैं। यहाँ बैगवा रख दीजिए। ठीक है ना। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं 1857 की, है ना, क्रांति के आर्थिक कारण क्या क्या थे जिसकी वजह से हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। क्रांति तो पढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में अध्ययन करेंगे? आर्थिक कारण के बारे में। आर्थिक कारण क्या था? क्योंकि बहुत सारे कारण थे दीर्घकालीन जो कि 1857 में क्रांति करने के लिए मजबूर हो गया था आदमी, है ना। उसमें एक आर्थिक कारण भी है जो यह मजबूरी पैदा करता है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं, आपने पढ़ा है कि देखिए भारत जो है वह अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे, ये बात तय है और सत्य है। यहाँ पर वो रंगदारी या वो गुलामी या भारत को, है ना, अपने कब्जे में करने नहीं आए, ये बात तय है। लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ कि इन लोगों को, है ना, ये सब चीजों के लिए हम लोग ये लोग ऐसा करने लगे? क्या कारण था इसका? तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों में कोई ना कोई चीज की गड़बड़ी हुई होगी जिसकी वजह से इन लोग हमारे ऊपर क्या हो गए? हावी हो गए। तो देखिए बंगाल में जो इनकी प्रेसिडेंसी बनी थी, तो आप याद कीजिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहां तक भी बात छोड़ दीजिए। बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 ईस्वी में, कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद एक संधि हुई, पढ़ाए हैं हम, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। और इस संधि में हुआ था क्या चीज? इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि बंगाल की जो दीवानी थी, बंगाल की जो दीवानी थी वह अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। बंगाल की दीवानी किनके पास थी? अंग्रेजों के पास हो गई थी। कब? 1765। कब? 1765। यानी कि दीवानी का मतलब ये हो गया था कि अब इनको बंगाल से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी मिली थी। क्या चीज की जिम्मेदारी मिली थी? राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी मिली थी। यानी कि किसी भी वस्तु को कर लगाने के लिए इन लोग अब उत्तरदायित्व मिल गया था इनको, क्योंकि बंगाल अब चला गया था अंग्रेजों के कब्जे में। अब वहां पर अपने मन मुताबिक ये कर लगाते थे। यानी कि कर लगाने का मतलब क्या? कर किन पर लगाया गया? कर तो भारतीय पर लगाया गया। तो जब कर भारतीय पर लगाया जाएगा तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि आर्थिक हस्तक्षेप, आर्थिक हस्तक्षेप। अब किनके आर्थिक हस्तक्षेप करने लगे अब अंग्रेज? क्योंकि अब ये पूरा बंगाल अंग्रेजों के जब कब्जा में आ गया और अंग्रेज के अंदर में भी हो गया, तब अंग्रेज तो जो चाह रहे थे वो कर रहे थे बंगाल में। वहाँ के किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के सामान, वहाँ के बिजनेस, जो भी बातें थी सब पर भी धीरे धीरे अपना अंकुश लगाने की क्रिया को शुरू कर दिया और मन मुताबिक अपना कर जो है से लगाना शुरू कर दिया, ताकि वो यहाँ पे आए थे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और वो चाहे जैसे भी पैसा कमाए, आपको कष्ट देकर के कमाए या आपको आराम देकर के कमाए, ये तो उनके ऊपर निर्भर होता था। और इस क्रियाकलाप के लिए उन लोगों ने जमींदारी प्रथा धीरे धीरे
अकेले शुरू किया, क्योंकि मैंने अकेले कोई भी आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि पूरा का पूरा कलेक्शन वो अकेले स्वयं कर ले। तब क्या हुआ था, तब वो कोई न कोई आदमी रह करके इस काम को करवाते थे। तो इसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, जमींदारी की प्रथा कहते हैं। तो ये तो शुरुआत मैंने अंग्रेजों के द्वारा हम ही लोग की गलती की वजह से किया, इन लोग ऐसा है कि नहीं। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि आर्थिक स्थिति धीरे धीरे भारतीयों की कमजोर होने लगी, समझे कि नहीं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, भारत का मुख्य आमदनी, मुख्य आय क्या है। तो भारत में कृषि जो है हमारे यहाँ मुख्य आय का केंद्र है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इस चीज की, तो आप देखिए ना, भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि इतनी होती है हम लोगों के यहाँ, इस बात को आप समझिए कि कृषि हम लोगों के यहाँ इतनी होती है कि हम आराम से खाने के बावजूद भी इसको बेच भी सकते हैं। भारत का मूल आधार क्या है, कृषि। भारत का मूल आधार क्या है, कृषि। और कृषि इतनी मात्रा में है हमारे यहाँ कि हम जो है से कृषि पूरा मैंने अपना भोजन करने के बाद हम उसको बेच भी सकते हैं, इतनी मात्रा में हमारे यहाँ कृषि की उपज है या ये है। इसलिए भारत में हम कह सकते हैं कि आर्थिक अर्थ के लिए, पैसे के लिए हम किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर। किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। कृषि अधिशेष व्यवस्था थी हमारे यहाँ, कृषि अधिशेष व्यवस्था। अब यहाँ एक शब्द आया है, कृषि अधिशेष व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ, अधिशेष व्यवस्था, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कृषि से जो अन्न उत्पादन होता है, वह उत्पादन जो है भोजन के बाद हम उसको शेष जो बचा हुआ है उसको बेच करके पैसा कमाते हैं, उसी को कहते हैं अधिशेष व्यवस्था। क्या कहते हैं, अधिशेष व्यवस्था। अब उद्योग स्तर पर हम लोग देखेंगे, कृषि जो है हमारे यहाँ क्या पैसा है, अधिशेष व्यवस्था है, मैंने खाने पीने के बाद बेच करके पैसा भी कमाते हैं। इसके बाद कुछ उद्योग है हमारे यहाँ, समझे कि नहीं। तो उद्योग क्या है, तो हम लोगों के यहाँ का पहले मैंने किसी तरह का कोई मशीन बैठाया हुआ रहता था, उद्योग के तौर पर हम लोग क्या करते थे, उद्योग के तौर पर हम लोग क्या करते थे, उद्योग के तौर पर हम लोग यही ना करते थे कि हाथ से चलाए गए, जैसे कुछ आदमी जो है से बढ़नी बनाता था, कुछ आदमी जो है से डोली खचिया वगैरह बनाता था, कुछ आदमी जो है से चरखा चला करके सूत काटता था और उससे वस्त्र का निर्माण करता था। यानी कि हम लोग अपने द्वारा अगरबत्ती बनाना, यही सब का काम हुआ करता था। तो इस तरह के काम को हम लोग उद्योग कहते थे। क्या कहते थे, उद्योग। यानी कि गांव भर में उद्योग का मतलब होता था कि हाथों से निर्मित वस्तुओं का निर्माण कर बाजार में उसको जाकर के बेचना और उससे जो आय की प्राप्ति होगी वही हमारा आर्थिक आय होगा, है ना। वही हमारा जो है से अर्थ की व्यवस्था, वही पैसा हमारे लिए जो है उससे अन्य चीजों का खर्चाव कर सकते हैं। यानी कि आर्थिक, यानी कि आय का हमारा मने कारण, आय का हम लोगों का जरिया क्या था, एक तो कृषि थी और दूसरा उद्योग था। उद्योग क्या के रूप में, हाथ से बनाए गए वस्तुओं को बेचना, या जैसे कुम्हार वगैरह मिट्टी के चीज को चाक से बनाते थे, बाजार में उसको बेचते थे, है कि नहीं। तो यही सब ना पहले आय का स्रोत होता होगा। तो उद्योग के तौर पर ये था। और निवेश की नीति, निवेश की नीति क्या है, ध्यान दीजिएगा, निवेश की नीति किसे कहते हैं। निवेश का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज में पैसा लगाए, निवेश किए और उससे जो है आमदनी की प्राप्ति करना, है ना। पूंजी लगा करके निवेश करना। जैसे कुछ सामान जो है हम लोग बाहरी बाजार में बेचते हैं, बाहरी देशों में बेचते हैं और वहां से जो पैसा आता है वो पैसा हम लोग क्या करते हैं, आपस में इसको बांटते हैं। इसमें यानी कि आपको पहले पूंजी लगा करके किसी भी तरह की कोई कार्य को करना, वह क्या है, निवेश की नीति है। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज के पास रेल था,
डाक था, तार था, संचार था, दूरभाष था, बीमा था, बैंकिंग था। तो वो क्या करता था, वो ये करता था कि आप इसमें पूंजी लगाइए और पूंजी का हम आपको 5% एकदम निश्चित तरीके से हम आपको वापस करेंगे। आप 100 रुपया लगाइएगा तो हम आपको 105 रुपया लौटाएंगे ही लौटाएंगे, इसी गारंटी वो देता था। तो लोग उसमें निवेश करते थे, पूंजीपति लोग क्या करते थे, उसमें निवेश और उससे पैसा कमाते थे। इसके बाद क्या था, नौकरी। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे उस समय, नौकरी की भी व्यवस्था कर रहे थे। नौकरी के लिए उनको आदमी की जरूरत थी और इस तरह से वो क्या कर रहे थे, आर्थिक शोषण कर रहे थे नौकरी के नाम पर। और इस तरह से जो है अंग्रेजों ने आर्थिक व्यवस्था में दखल अंदाजी करके, चाहे वो कृषि का मामला हो, उद्योग का मामला हो, निवेश की नीति का मामला हो और या नौकरी की मामला हो, इन सभी में अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी नीति को लगा करके हमें बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि अब इसके पास बंगाल नहीं था, बंगाल के अलावा देखिए मैसूर था, हैदराबाद था, नागालैंड था, ये था, पंजाब को इसने हरा दिया था, समझे कि नहीं। इसके बाद देखिए गुजरात के कुछ इलाके को हड़प लिया था, राजस्थान के कुछ इलाकों को हड़प लिया था, अवध को हड़प लिया था, सिंधिया को हड़प लिया था। और इस तरह से अब पूरे देश पर धीरे धीरे अंग्रेज हावी हो गए थे। और जब पूरे देश पर अंग्रेज हावी हो रहे थे तो मनमाना तरीके से, है ना, कर का बोझ हम लोगों के ऊपर वो डालते थे और कर के बोझ के लग जाने की वजह से कुछ आदमी जो है से बंधुआ मजदूर, दास प्रथा, सारे चीजों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। हम दिन प्रतिदिन मजदूर बनते गए, उद्योगपति धीरे धीरे मजदूर बन गए। यानी कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम लोग जो है से किसी न किसी का दास बन गए। दास का मतलब गुलाम बन गए, है ना। हम लोग बंधुआ मजदूर हो गए, सिर्फ खाना खाते थे और खाना खाने के बदले जो है से, है ना, उसके बदले काम करते थे। इसमें साहूकारों को बहुत प्रॉफिट हुआ है। कैसे, बारी बारी से अब समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग कृषि से लेकर के चलेंगे। कैसे लेकर के चलेंगे, कृषि से, ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज बताइए, कृषि भारत का मूल आधार अर्थ का, पैसे कमाने का क्या था, कृषि। क्या था, कृषि। कृषि में अंग्रेजों के द्वारा दो व्यवस्थाएं करवाई गई। और कौन कौन सी व्यवस्था थी कृषि में, तो ध्यान से समझिएगा। कृषि में एक जो व्यवस्था हुई, कृषि में भू राजस्व व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था क्या था, तो इसमें भी दो तरीके की बात हुई। एक जो तरीका हुआ उसमें एक को कहते हैं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त। क्या बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। और दूसरा था रैयतवाड़ी की व्यवस्था। उसके बाद एक और व्यवस्था पनपी जिसको कहते हैं महलवाड़ी की व्यवस्था। समझे कि नहीं, तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले कृषि को उन्होंने क्या किया, भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तित किया और इसके लिए अब अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था, ध्यान से समझिए। अस्थाई बंदोबस्त में होता क्या था कि एक जमींदार होता था। क्या होता था, एक जमींदार होता था। जमींदारी की भी प्रथा यहीं से शुरू हो गई। एक जमींदार होता था और खेत किसका होता था, किसान का। खेत किसका होता था, किसान का। और जो जमींदार होता था वो किसका होता था, कंपनी का। समझ में आ रही है, अंग्रेजों का। जमींदार किसका, अंग्रेजों का। खेत किसका, किसान का। समझ में आ गया बात। तो हम लोग कह सकते हैं कि जमींदार कौन है, तो जमींदार जो है माने कंपनी और किसान, इन दोनों के बीच का एक ऐसा पहलू है जो इन दोनों को जोड़ करके रखता है। किसके किसके बीच, कंपनी और किसान के बीच। जमींदार उसमें एक
मध्यस्थ था। हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जमींदार किस तरह का कार्य कर रहा था, है ना, मध्यस्थता का काम कर रहा था। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? और देखिए स्थिति क्या थी कि अंग्रेजों ने एक नियम लागू किया गया था कि जमीन भले आपकी है लेकिन उसका मालिक आप नहीं होंगे, उसका मालिक जमींदार होगा। जमींदार अपने मुताबिक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कर भी लगा सकता है ना। ज्यादा उपजाऊ भूमि है तो ज्यादा कर लगा सकता है, कम उपजाऊ भूमि है तो कम भी कर लगा सकता है, और जरूरत पड़ेगा तो आपके खेतों को यह बेच भी सकता है और नीलाम भी कर सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की व्यवस्था हो रही होगी इससे। और किसान इस व्यवस्था से हमको लगता है कि खुश नहीं होंगे। किसान का जमीन होगा और जमीन का मालिक जमींदार हो जाएगा तो क्या यह 1857 की क्रांति को नहीं भड़काएगा? क्या अंग्रेज से भारतीय किसान बहुत खुश हो जाएंगे? तो आप समझ लीजिए, एक जमींदार होता था जो कंपनी का वो आदमी होता था, बीच में जमींदार होता था, और जमींदार से क्या होता था? किसान। यानी कि इन दोनों के ये बीच का आदमी था जो दोनों के बीच का समझौता करता था, है कि नहीं? और अभी जमीन का स्वामी कौन होता था? जमीन का स्वामी किसको बना दिया गया था? जमींदार को। किसको? जमींदार को। तो अब बताइए, अब किसी को पता है कि मेरा मालिक जमींदार है तो निश्चित तौर पर जमींदार भी कोई व्यक्ति है, और निश्चित है कि जब वह व्यक्ति है तो उसको भी कुछ लोभ होता होगा। तो अब जितना कंपनी को देना होता था उसके अलावा यह कर वसूलता था। जैसे मान के चलिए कि आप लोगों के पास जमीन है, हमको इसका हम अंग्रेज को एक निश्चित तरीके से पैसा पहुंचाना है, निश्चित तरीके से हमको क्या करना है? पैसा पहुंचाना है। तो निश्चित तरीके से जब हमको पैसा पहुंचा देना है तो हम नहीं चाहेंगे कि 2 पैसा का लाभ हमको भी ज्यादा हो। तो जहां वो किसी चीज में 5 किलो अनाज को कर में लगाता था अंग्रेज, तो जमींदार उसको बढ़ा करके 7 केजी कर देता था, है कि नहीं? 2 केजी सॉलिड किसके पास चला जाता था? जमींदार के पास। क्योंकि जमींदार ही आपके खेत का मालिक था, तो उस किसानों को इस बात का भी भय होता था कि अगर हम जमींदार की सेवा नहीं करेंगे, अगर हम इसको जो है से आगे पीछे नहीं करेंगे तो हमारे जमीन को नीलाम कर देगा। तो अंग्रेजों से ज्यादा लोग किसको वैल्यू देना शुरू कर रहे थे? जमींदारों को, ताकि मेरा खेत बचा हुआ रहे, है ना, हम इससे मिल करके रहेंगे, है ना, तो हमारा काम आसानी से होगा। तो इसमें एक चीज ये भी था कि लगान की दर अस्थायी थी। लगान की दर क्या थी? अस्थायी थी। ये घटाया बढ़ाया जाने वाला नहीं था। जो तय कर दिया गया कि आपको जो है इतना अनाज देना है, तो ये बातें आपकी फिक्स्ड हो गई थी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त के बाद एक व्यवस्था और थी अंग्रेजों की, जिसको हम लोग कहते थे रैयतवादी। क्या कहते थे? रैयतवादी। याद रखिएगा, रैयतवादी। रैयतवादी व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? तो इसमें जो है देखिए, इसमें रैयतवादी व्यवस्था में क्या होता था? अस्थाई बंदोबस्त में क्या गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार होता था, और जमींदार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कंपनी और किसान के मध्यस्थ होता था। इसमें जमीन का स्वामी बना दिया गया था जमींदार को, लेकिन लगान की दर क्या थी? अस्थाई। कुल मिला जुला करके इस बात को समझ लेना है। और रैयतवादी व्यवस्था में क्या होता था कि बड़े बड़े जो किसान थे, जिनके पास बड़े बड़े खेत होते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में खेत होते थे, और स्वामी कौन होता था? किसान। यानी कि किसान भूमि का क्या होता था? इसमें मालिक होता था। इसमें लिख देते हैं हम, किसान क्या होता है? किसान भूमि का स्वामी है। स्वामी का मतलब खुद मालिक है। जैसे इसमें जमींदार मालिक नहीं होगा, इसमें कौन होगा? किसान ही भूमि का क्या होगा? स्वामी होगा। और इसमें कोई जमींदार नहीं बीच में रहेगा, इसमें सीधे किसान, इसमें सीधा जो है से किसान क्या करेगा?
जो भी कर लगाया जाता होगा उस कर को सीधे सीधे तौर पर कंपनी को ही इन लोग देते थे। समझ में आ गई बात? सीधे किसान क्या करते थे, कर कर को जमा करते थे, कर को जमा करते थे, है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो जाती थी, किसान भूमि का स्वामी का मालिक होता था, सीधे किसान, सीधे किसान, है ना, कंपनी को इसमें क्या करते थे, टैक्स देते थे। क्या देते थे? टैक्स देते थे। इसमें जो है से कंपनी का कोई अधिकार नहीं था, है ना, वो मालिक नहीं होता था, वो सीधे कंपनी को उनके पैसे से सिर्फ मतलब होता था। लेकिन धीरे धीरे होता क्या था कि कभी मौसम की गड़बड़ी की वजह से अगर फसलें नहीं होती थी, तो फसलें नहीं होने की भी वजह से किसानों को जितना फिक्स किया हुआ रहता था तो वो चीजें उनको देनी पड़ती थी। समझे कि नहीं? तो आप समझिए कि भारत का जो मौसम है, कभी बारिश हो भी सकती है, कभी बारिश नहीं भी हो सकती है। ये तो भैया प्राकृतिक का चीज है, बढ़िया फसल हो भी सकती है, बढ़िया फसल नहीं भी हो सकती है। लेकिन कर का जो लगान का जो नियम था वह फिक्स था, वो घटाया बढ़ाया जाता नहीं था। इस स्थिति में धीरे धीरे ऐसे किसानों के ऊपर, जो रैयतवाड़ी किसान थे, इन लोगों के ऊपर कर का बोझ क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब जब कर का बोझ बढ़ना शुरू हो गया तो निश्चित तौर से ऐसा होता था कि किसानों को लगता था कि कुछ पूंजीपति से अपना पैसा ले लिया और इस बार पैसा स्वरूप कर तो जमा कर देंगे, अभी में बढ़िया फसल होगी तो सारा चीज वसूल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। धीरे धीरे कर का बोझ बढ़ने लगा। अब कर का बोझ इस तरह से बढ़ने लगा कि कर अंग्रेजों को देना होता था और समय पर अगर कर नहीं आप दीजिएगा, समय पर अगर कर आप नहीं दीजिएगा तो आपका जो है से अंग्रेज उसको खेत को अपने कब्जे में करते थे। और इस चीज से बचाने के लिए अब किसानों ने साहूकार से मदद लेना शुरू कर दिया। किससे मदद लेना शुरू कर दिया? किसानों से, अरे साहूकार से मदद लेना शुरू कर दिया। अब साहूकार उनको मदद करता था। अब मदद जब करता था तो कैसे, आज के भी डेट में देखिए, इजारा प्रथा जो हम लोग रखते हैं, इजारा क्या है? इजारा में होता क्या है कि किसी को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो हम उसको पैसा दे देते हैं, उसके बदले में वह अपनी जमीन, है ना, हमको देता है और तब तक जमीन मेरे पास रहता है जब तक कि वह पैसा वापस नहीं कर देता था। लेकिन कर का बोझ जब धीरे धीरे बढ़ने लगता था, जब बढ़ने लगा तो किसान साहूकार के पैसे को वापस नहीं कर पाए। जब किसान पैसा वापस नहीं कर पाए साहूकार को, तो साहूकार एक निश्चित अवधि के बाद उनके खेतों को खरीद लेता था। उनके खेतों को क्या कर लेता था? खरीद लेता था। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा किनको हो रहा था? साहूकार, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग था उनको हो रहा था। किसानों को, है ना, कर्जा देते थे, कर्जा जब वापस नहीं होता था तो वो जो है ना, खेत को खरीद लेते थे, वे खेत को अपने कब्जे में कर लेते थे। तो इस प्रकार से किसानों की हालत दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी? खराब हो रही थी। किसान धीरे धीरे गरीब हो रहे थे। बड़े बड़े किसान जो भूस्वामी थे, अब उनके हाथों से खेत बेचे जा रहे थे। अब वह धीरे धीरे क्या हो रहे थे? खेतों से वंचित होते जा रहे थे, है ना, वो अब कृषि करने लायक नहीं रह गए थे। तो इस तरह से रैयतवाड़ी की भी व्यवस्था जो है ना, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और साहूकार इसमें ज्यादा पनप रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा था? साहूकार को। एक और व्यवस्था इसमें देख लीजिए जरा सा, एक और क्या व्यवस्था थी? महालवाड़ी की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी की व्यवस्था। इसको जरा सा समझ लेते हैं, तब तक इसको कर देते हैं ऊपर थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना? हो, इसको हम लोग क्या कर दिए? ऊपर कर दिए। ध्यान से समझिए।
महलवाड़ी की व्यवस्था में क्या होता था इसको समझ लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा। महलवाड़ी की व्यवस्था में देखिए इसमें क्या होता था सर। इसमें होता था क्या कि अंग्रेजों ने कहा कि बारी बारी से जो किसान, एक किसान, समझे कि नहीं, जो हमें कर पहुंचा रहे हैं, ऐसा कीजिए कि एक गांव में ऐसे ईमानदार लोग का चयन कर लीजिए जो मुखिया कहलाएगा, है ना, आपका मुखिया होगा, और वो एक जगह आपसे वो कर लेकर के वो कर मुझे जमा कर देगा। समझ में आ गई कि नहीं बात आ गई? तो लगान कौन हमको देगा इस स्थिति में? लगान गांव के मुखिया से वसूला जाता था। इसमें क्या होता था? लगान गांव के मुखिया से वसूला जाता था। लगान इसमें क्या होता था? लगान गांव के मुखिया से वसूला जाता था। गांव के मुखिया से वसूला जाता था। इसमें वसूला जाता था। क्लियर हो गए? वसूला जाता था, है ना। और इस मुखिया को लंबरदार कहते थे। मुखिया को क्या कहा जाता था? लंबरदार। मुखिया को लंबरदार कहा जाता था। और मुखिया फिर गांव के लोगों से अपना टैक्स वसूलता था। इससे होता था क्या थे कि टैक्स अंग्रेजों को आसानी से प्राप्त हो जाता था, क्योंकि वह गया मुखिया से मिला, मुखिया जो उसको पैसा दिया लेके चला जाता था। अब मुखिया उस पैसे को अपने गांव वाले से या अनाज को अपने गांव वाले से वसूलता था। तो यह जो व्यवस्था थी वह कौन सी व्यवस्था थी? महलवाड़ी की व्यवस्था थी। इसमें देखिए ऐसा होने से अब बताइए, धीरे धीरे चूंकि अंग्रेजों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आपके यहाँ फसलों की स्थिति क्या है, आपके यहाँ फसल हुआ है कि आपके यहाँ फसल नहीं हुआ है, इस चीज से उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता था। वह सिर्फ चाहता था कि हमको ज्यादा से ज्यादा कर की प्राप्ति हो, ज्यादा से ज्यादा पैसों की वसूली हो, उसको यही सबसे मतलब था। तो ऐसे मतलब रखने से किसानों की स्थिति बढ़िया होगी कि बदतर होगी? किसानों की स्थिति बदतर न हो जाएगी जी। किसानों की स्थिति क्या हो जाएगी? बदतर। अगर मान के चलिए हमारे यहाँ अनाज नहीं हुआ प्राकृतिक की वजह से, हमको कर उतना ही देना पड़े जैसे आपके यहाँ खाने का अनाज ना हो, और इसके बावजूद भी कर देना हो, तो आपकी स्थिति खराब न हो जाएगी, आपकी स्थिति बढ़िया नहीं न होगी। काहे ऐसा हो रहा था? क्योंकि करों का दर कम नहीं रहा था, टैक्स का दर कम नहीं रहा था। दिन प्रतिदिन अंग्रेज कर को बढ़ा रहे थे। समझ रहे ना? तो इस बात को समझिएगा, कर की वसूली सख्ती से की जाती थी। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से कर आप नहीं हुआ है तो इतना कह दीजिएगा चल जाएगा, नहीं। कर की जो वसूली थी, टैक्स की जो वसूलता था लोग, तो वह बहुत ज्यादा सख्ती का प्रयोग करता था। कौन? अंग्रेज लोग। और वो सख्ती इतनी होती थी कि आदमी भूखा रहना बर्दाश्त करता था, लेकिन जितना जल्दी हो सके कर देना चाहता था। समझे कि नहीं? टैक्स दे देना चाहता था, यानी कि कर की वसूली सख्ती से होती थी। एक कानून था उसमें, सूर्यास्त का कानून। कौन सा कानून था? सूर्यास्त का कानून। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जमींदार में एक कानून था सूर्यास्त का कानून। इस कानून में होता क्या था कि देखिए, सूर्य के अस्त होने के बाद, जब सूर्य डूब जाएगा तो अस्त होने के बाद जमींदारों को एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय होता था, अगर आप उस समय तक कर को आप दे देते थे तो जमींदारों को जमींदारी बची रहती थी, और नहीं तो जमींदारों की जो जमींदारी थी वह नीलाम कर दिया जाता था। और कौन जमींदार चाहेगा कि हमारा जमींदारी नीलाम हो जाए? जैसे अगर हमको इतना गांव का जमींदारी मिल गया है तो हम चाहेंगे कि मेरी जमींदारी छीना जाए। अंग्रेजों ने जमींदार को धीरा दिया था
कि अगर आप हमको इतना समय तक इतना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर देंगे, यानी कि तुमको जमींदार के पद से हटा देंगे और वहां दूसरे आदमी को बहाल कर देंगे। तो अपनी जमींदारी बचाने के लिए जमींदार एकदम कड़ा कानून बना करके बाद जबरदस्ती किसी न किसी तरह से कर को किसानों से वसूलता था, टैक्स को किसानों से वसूलता था। आ रहा समझ में ना? तो अब सोचिए ना कि हमको जमींदारी बचाना है, आपके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, तो हम क्या करेंगे भाई? आपके पास नहीं है तो आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपके घर का जो सामान है उसको बेच देंगे, आपके घर को बेच देंगे, आपके जमीन को बेच देंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमको अपनी जमींदारी को बचाना है। अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं था कि आप कैसे क्या कीजिएगा, इससे आप टैक्स कैसे वसूलिएगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। तो अब बताइए, ये सब बढ़िया बात थी, भारतीयों के लिए खराब बात थी? तो खराब बात थी तो अंग्रेजों को भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आएगा कि बहुत प्यार बरसेगा? तो क्या ये सब 1857 की क्रांति का कारण नहीं बना होगा? ये कृषि माने किसान जो है सब अंग्रेजों से बहुत खुश होते थे कि चमड़ी उधेड़ लेता था कर को वसूलने के लिए, इनके घर के सामान को दे देता था, जो बर्तन था उसको बेच देता था, चौकी था उसको बेच देता, घर बेच देता था, है ना, उनकी जमीन को हड़प लेता था, है कि नहीं, उनको दास बना लेता था। अब बताइए, अब आपके पास किसान के पास खेत रहने नहीं करेगा तो किसान भूखे नहीं न मरेगा, वह किसी न किसी के यहाँ कमाएगा ना जी। तो जब वह कमाएगा तो तब न उसका भोजन चलेगा। तो अब आपको कभी कभी ऐसा होता था कि साहूकार लोग करते क्या थे कि आपके पास खेत बेचने के बावजूद भी उनका पैसा वसूल नहीं होता था। खेत जब किसान दे देते थे इसके बावजूद भी पैसा वसूल नहीं होता था, तो साहूकार उसको जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूर बना लेते थे, अपना गुलाम बना लेते थे, अपना दास बना लेते थे। अब यानी कि सुबह से शाम तक वह उसकी सेवा करता था और उसके बदले में सिर्फ उसको 2 टाइम का 3 टाइम का भोजन की प्राप्ति होती थी, और वह भोजन पर रहता था और पूरे उनके यहाँ का दिनों भर का काम करता था। तो यह एक तरह से क्या था? गुलामी की, है ना, यानी कि बंधुआ मजदूरी की, यानी कि दास प्रथा का यह मैंने आरंभ हुआ था इसी सब वजह से। जहाँ किसानों की अपनी भूमि थी, अब वहाँ के किसान जो है से अब दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के लिए विवश हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कर की दर इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि अब कोई भी किसान कर देने में सक्षम नहीं था। सभी लोग अधिकांशतः बंधुआ मजदूर बनने के लिए, है ना, क्या हो गए थे? मजबूर हो गए थे। अब आ रही है बात समझ में? ये आर्थिक ये था, तो इसका परिणाम क्या निकला होगा? अब जरा सा परिणाम की अगर हम लोग चर्चा करें, परिणाम की अगर चर्चा करें कि इसका परिणाम क्या हुआ होगा, तो आप समझिए कि परिणाम के क्या हो गया? तो कृषक का पतन हो गया। कृषक का क्या हो गया? पतन हो गया। कृषक का पतन यानी कि किसान क्या हो गए? वो अब किसान नहीं रह गए, है ना। और क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ गई। क्या हो गई? बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी क्या हो गई? बढ़ गई। और क्या हो गया? अब किसान क्या बन गए? जहाँ किसान का अपना स्वामी, भूमि का स्वामी होता था, अब किसान मजदूर बन गए। अब किसान क्या बन गए? मजदूर बन गए। अब किसान मजदूर बन गए। बात समझ में आ गई? मजदूर नहीं बने, मजदूर तो बन ही गए, बंधुआ मजदूर बन गए। बंधुआ मजदूर बन गए। और क्या हो गया? यही नहीं, अब दास बन गए। क्या बन गए? दास बन। करों के बोझ ने इस तरह से उनको दबा दिया कि अब वह राजस्व के मालिक नहीं, अब वो एक खेतों के मालिक नहीं थे, बल्कि किसी न किसी के यहाँ, चाहे वो अंग्रेजों के या, है ना, साहूकार के यहाँ या बड़े पूंजीपतियों के यहाँ दास बन गए थे। आ गया समझ में? तो ये था आपका भू राजस्व व्यवस्था में इतनी कांड मैंने जो पढ़े वो भू राजस्व व्यवस्था में थे। कृषि का एक दूसरा पहलू था कृषि का वाणिज्यीकरण।
क्या था? कृषि का वाणिज्यिकरण। आ रहा समझ में? कृषि का वाणिज्यिकरण। उस क्लास में छुट्टी हुई क्या? हाँ, कितना बज गया? तो ठीक है, अब हम लोग जो है से यहीं पर अपना विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।